गुड मॉर्निंग दर्शक मित्रों, मीज़ल्स इंटरव्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से हमारे बहुत ही डियर फ्रेंड मिस्टर जयंत भंडारी जुड़ रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोल्ड का। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी दोनों की कीमतें बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर मैं इंडियन रुपी की बात करूं तो 10 ग्राम का 6 महीने पहले लॉकडाउन चालू होने के पहले कुछ 40,000 भाव था, और आज वो कुछ 55,000 पे पहुंच गया है। तो ये भाव क्यों बढ़ रहे हैं, और गोल्ड जो है उसकी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब बात हमें आज जैन जी बताने वाले हैं। जैन जी जो गोल्ड जूनियर माइनिंग रिसोर्स कंपनियां हैं, उनके बारे में दुनिया भर में घूम के उनकी क्या प्रोस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट के, वो ढूंढते रहते हैं। तो गोल्ड मार्केट के बारे में और वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए जयंत जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी कोई नहीं होगा। तो जयंत जी, आप का बहुत स्वागत है मिसेस इंटरव्यूज में एक बार फिर से। धन्यवाद मधुसूदन जी, मुझे बुलाने के लिए। ओके, अब हम आपसे पूछेंगे कि जो गोल्ड है उसका जो इकोनॉमी है दुनिया की और इंडिया की, और जो इंडिविजुअल हैं उसके लिए उसका आप पहले हमें क्या महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझाएं। फिर हम बात करेंगे कि ये गोल्ड की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। जैन जी, आप बताएं कि गोल्ड का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो मधुसूदन जी, दो चीजें हैं, मैं दो तरह से आपका जवाब दूंगा। पहली बात है कि आपने शब्द काम में लिया है इकोनॉमी का, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी हम समझें कि इकोनॉमी क्या होती है। हिंदुस्तान को अगर आप देखते हैं तो इकोनॉमी कहाँ है, क्या है इकोनॉमी। इकोनॉमी के कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ कुछ उनकी जड़ें होती हैं इकोनॉमी की। उनकी पीछे होती हैं संस्थाएं, कोर्ट सिस्टम होता है, एक रूल ऑफ लॉ होता है। यानी कि अगर मैं पुलिस को फोन करूं तो पुलिस एक कानून के हिसाब से काम करे। अगर मैं सरकार को से संपर्क में आता हूं तो सरकार मुझे कानून जो बनाया हुआ है उसके हिसाब से मेरे से ट्रांजैक्शन करे, मेरे से बातें करे। यानी कि हम जो संस्थाएं होती हैं उसका कोई राजा नहीं होता, उसका जो ऊपर है वो एक इंसान नहीं होता, वो एक कानून होता है जो कि सब पर बराबर लागू होता है। अगर आप देखते हैं अभी पिछले 2 4 5 दिन में हो रहा है कि एक लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ी हुई है। नाउ सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनके केसेस 10 साल तक डिले होते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते 10 साल तक। क्या किसी ने ट्विटर पे लिखा है उसके पीछे इनको समय, इनके पास क्या इतना समय है कि उस आदमी के पीछे जाएं? उस समय मधुसूदन जी, जबकि हिंदुस्तानी पुलिस ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को बेतहा पीटा है पिछले 4 महीने में, जब वो इस वॉलंटरी लॉकडाउन के अपने घर के बाहर निकले थे, जिसका पीछे कानून की कोई समर्थन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे बताइए, कितनी बार सरकार को प्रिजन में भेजा है इस बात को लेकर कि पुलिस ने बेतहा इन लोगों को मारा है, जिनमें से कई लोग मरे हैं। लाखों लोग, 10 लाख लोग पैदल चल के बड़े शहरों से छोटे शहर गए हैं। तो ये हमारी संस्थाओं की व्यवस्था है, यानी कि संस्थाएं नहीं है और व्यवस्था कुछ नहीं है। और पिछले 4 साल से ये जो व्यवस्था है ये लगातार बिगड़ती चली जा रही है। ये बिगड़ना ही सिर्फ नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है जैसे आप कुल्हाड़ी लेके जानबूझकर उन संस्थाओं को तोड़ रहे हो। 4 साल पहले मोदी सरकार ने रातों रात नोटबंदी कर दी थी। 86% नोटों को गैरकानूनी कर दिया। नाउ मधुसूदन जी, मैं इस समय अमेरिका में बैठा हुआ हूं। अमेरिका में सरकार ने 10 साल से परेशान है कि किस तरह वो अपने नोट बदले, लेकिन वो वही की वही नोटबंदी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ का कानून और हिंदुस्तान का कानून भी समर्थन नहीं देता। उसके पीछे कारण है, वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स।
आपका जो नोट है, आपका जो 100 रुपए 2000 रुपए नोट अगर आप निकालते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको उतना पैसा देगा। तो वो आप गैर कानूनी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वादा है, वादा वादा होता है। कोई भी कोर्ट, यहाँ की यूएस की कोई भी छोटी कोर्ट उस बात को सरकार को आगे नहीं बढ़ने देगी। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, किसी कोर्ट ने सरकार के पीछे यही नहीं गई कि ये नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मधुसूदन जी, हिंदुस्तान में एक संस्थाएं नहीं है, कानून नहीं है, द रूल ऑफ लॉ नहीं है, एक आदमी का रूल चल रहा है। और अगर आप देखते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्टर या मोदी जी, ये लोग अब आते हैं और होप्स वाली बातें करते हैं कि हम हिंदुस्तान भविष्य में कहाँ पहुंचेगा और पीछे क्या था। हम ये बातें नहीं करते कि हम आज कहाँ हैं और किस तरफ जा रहे हैं। हर आदमी एक ड्रीम्स में जीता है, एक पढ़ा लिखा आदमी एक सपनों में जीता है, एक लस्टफुल है कि हम आज से 20 साल बाद अमेरिका के आगे पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तानी रुपया जो है अमेरिकन डॉलर के से ज्यादा महंगा हो जाएगा, गोरे लोग आके हमारी नौकरी करेंगे, हिंदुस्तान में काम करने के लिए भागदौड़ होगी। तो ये चीजें हम सिर्फ सपने और ड्रीम्स की बातें करते हैं। तो ये हमारी संस्थाएं हैं। इस संस्थाओं का मतलब है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बिजनेसेस नहीं चल सकता। चूंकि हिंदुस्तान में बिजनेसेस नहीं चल सकता, इसीलिए हिंदुस्तान का एक आम आदमी बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकता है जब लोगों के सामने हो। जब अपने रूम के अंदर नंगा होता है तो उसको मालूम होता है कि उसके पास उसकी पैसा बचाने का एक तरीका है, वो है सोना चांदी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये चीज उसके अपने पास रहती है। अगर आप देखते हैं कि पिछले कुछ समय से नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टीज की कीमतें गिर गई हैं काफी, लेकिन मैंने सुना है कि अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में प्रॉपर्टीज की कीमतें कई जगह पे बढ़ने लगी है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि कोविड-19 के कारण जो सरकार ने पैसा खर्च करा है वो अधिकतर लोगों के जेबों में चला गया है, डॉक्टर्स की जेबों में गया है, मेडिकल ऑफिसर्स की जेब में गया है, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की जेबों में चला गया है। तो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। लेकिन आप अगर मधुसूदन जी समझें थोड़ा कि प्रॉपर्टी में अधिकतर लोग 99% से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि कोई अगला बेवकूफ आदमी आएगा जो उनको ज्यादा पैसे देके वो प्रॉपर्टी ले लेगा। लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि अगर आपका करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और करोड़ रुपए पर अगर मुझे बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए 5%, जो कि आज का इंटरेस्ट रेट है, तो 5 लाख रुपए अगर मुझे साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए और उसके बजाय मुझे अगर प्रॉपर्टी रेंट करता हूं आज की तारीख में, तो उसी प्रॉपर्टी में मुझे 50,000 लाख रुपए से ज्यादा रेंट नहीं मिल सकता। तो मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह बोलूंगा कि हिंदुस्तान की जो प्रॉपर्टी है वो कम से कम 5 गुना ज्यादा महंगी है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी जब रेंट करते हैं तो आप कई रिस्क्स भी लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी वापस नहीं आएगी, जो टेनेंट है वो कब्जा कर ले जाएगा। तो ये मेरा बहुत बड़े तरीके से ये बताना है कि हिंदुस्तानी आदमी के पास जब वो बैंक में पैसा नहीं रख सकता, जबकि वो पैसा प्रॉपर्टी में नहीं लगाना चाहिए, उसको लगा जरूर रहा है लेकिन लगाना नहीं चाहिए, और ये सच्चाई उसके पास बहुत जल्दी वापस आने वाली है। क्योंकि कई लोगों ने प्रॉपर्टीज में लूज करा है लेकिन वापस उनको लगने लगा है कि इतना कैश आ गया है कि प्रॉपर्टी खरीदी जाए। तो आपके पास मुझे ये बताइए कि चारे क्या हैं। आपके पास एक चारा जरूर है कि आप बैंक में कैश रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मधुसूदन जी गारंटी देता हूं कि अगर आप 1 साल बाद मेरे से इसी बारे में बात करते हैं तो आपको याद आएगा कि बैंक इस समय अत्यधिक रिस्की जगह है पैसा रखना। मोदी किसी भी रात को ये आके
अनाउंस कर सकता है कि आपके अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, यानी कि आप उनमें से हो सकता है 2,000 रुपए पर दिन निकाल सकते हो या 5,000 निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने 5 करोड़ रुपए उसमें रखे हुए हैं तो पैसा तो तथाकथित आपके नाम का रहेगा, लेकिन अगर आप उपयोग नहीं कर सकते तो वो कहाँ आपका पैसा रहा। तो आपका अकाउंट फ्रीज होंगे। आपके बैंक्स के जो लॉकर हैं उस पर इन सरकारों की नजर रहेगी। अगर आप मोदी सरकार की, और मैं सिर्फ मोदी को ब्लेम नहीं दूंगा, ये हिंदुस्तान की कांग्रेस में भी वही हालत थी, मोदी में वही हालत है, सिर्फ स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। ये लोग आपकी संपत्ति को जब्त करेंगे, ठीक है, ये आपकी संपत्ति को जब्त करेंगे और पक्का करेंगे। 2015 में अगर मैंने आपसे कहा होता कि नोटबंदी होगी तो आपने मजाक उड़ा दी होगी मेरी, लेकिन आज भी आप मेरी मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये चीज लगभग पक्की है क्योंकि हिंदुस्तान सरकार के पास अब सैलरी देने का पैसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस हद तक इकोनॉमी को खराब कर दिया है। अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि आखिरकार आपके पास अपनी वेल्थ, अपनी जो जमा पूंजी है उसका बचाने का तरीका क्या है। और अगर आप समझते हैं तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले लोग हैं वो हैं टर्की से लेकर म्यांमार तक के लोग। ये लोग सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं। पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी खूब सोना खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको अपनी सरकार पर कुछ भी विश्वास नहीं है। उनको मालूम है कि सरकार की सिर्फ एक काम है, रिश्वत वसूली और आपकी जमा पूंजी है उसको चुराना। दो काम करती है सरकार। नाउ इसके बाद एक नई लेयर समस्या की आ जाती है, वो समस्या आ जाती है इन्फ्लेशन। तो आप अगर समझने की कोशिश करें तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में, एक राउंड फिगर में बात कर रहा हूं आपसे, हिंदुस्तानी बैंक में अगर आप जाते हैं तो आपको 5% या 6% इंटरेस्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 6% इंटरेस्ट मिलेगा। जो महंगाई बढ़ रही है आज की तारीख में वो इससे ज्यादा बढ़ रही है। मैं तो आपको सिर्फ ऑफिशियल महंगाई की बात कर रहा हूं, मैं जो लोग महसूस कर रहे हैं महंगाई की उसकी बात नहीं कर रहा। आपकी महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जो 5 या 6% ब्याज बैंक आपको देती है वो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका करीब करीब 20 से 30% सरकार टैक्स में निकाल लेगी। तो आप हर साल महंगाई बढ़ने के कारण अपने कैश पर 2 से 3% कम से कम गवा रहे हैं, लूज कर रहे हैं। और ये हिंदुस्तान की हर वक्त की पास्ट रहा है। तो एक तो आपको डर है कि आपका पैसा चुराया जाएगा, और दूसरा डर है कि अगर ना भी चुराया जाए तो आपकी जो पैसे की कीमत है वो समय के साथ गिरती चली जा रही है। आपके पास तरीके क्या हैं? फैक्ट्रीज में आप लगा नहीं सकते क्योंकि सरकार आपको एक फैक्ट्रीज चलाने नहीं देती। रिश्वतखोर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं। उनको सिर्फ रिश्वत नहीं चाहिए रहती, वो चाहते हैं कि आप उनको जाके हाथ पैर जोड़ें, उनके पैर पड़ें, 50 बार उनके ऑफिसेज में जाएं, क्योंकि उनको अच्छा महसूस होता है। इतने छोटे और भ्रष्ट दिमाग के सरकार के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में। इस स्थिति में एक आम आदमी, आप और मैं क्या करें? सिर्फ एक चीज बचती है कि सोना और चांदी खरीदें। नाउ कायदे में आपको भोजन खरीदना चाहिए, आपको तेल खरीदना चाहिए, लेकिन आप पेट्रोल घर में लाके स्टोर नहीं कर सकते। तो और ना ही आप खाना बना के 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आपके पास अपनी जमा पूंजी को बचत करना है तो आपके पास बैठकर सोचिए क्या तरीके हैं। प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ना बंद होंगी, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सिर्फ पिछले 1-2 महीने से बढ़ रही हैं, लेकिन वापस गिरना चालू होंगी प्रॉपर्टीज की कीमत। आपकी कैश की कीमतें नहीं है, आपके पास सोना और चांदी के सिवाय बहुत ज्यादा तरीके नहीं है अपना पैसा बचाने के लिए।
राइट, सो बेसिकली मजबूरी है, इसलिए हमें सोना या चांदी खरीदना पड़ रहा है। बिकॉज़ जैसे आप भी हमेशा कहते हैं, सोना चांदी में अगर हमने पैसे लगाए तो वो डेड हो गया, बिकॉज़ वो इकोनॉमी के फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ाने के काम नहीं आने वाला है, उसका कोई कैपिटल एक्यूमुलेशन उससे नहीं होने वाला है, वो परचेजिंग पावर जो है वो घर में लॉक हो गया। बट मजबूरी है। अच्छा, तो अब आप हमें बताइए कि ये जो पिछले 6 महीने से और 2-3 महीने से ज़्यादा सोने की जो कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, अमेरिकन डॉलर में भी वो $2000 के ऊपर पर आउंस निकल चुका है। और मैंने जैसे शुरुआत में बोला, यहाँ भी वो करीबन 55,000 के आसपास पहुँच चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इतने तेज़ी से सोने चांदी की कीमतें क्यों बढ़ रही है? और फिर बाद में हम बात करेंगे कि आप क्या भविष्य देखते हैं। तो एक चीज ये है कि कोविड 19 ने एक बहुत अच्छी चीज हमारे सामने प्रस्तुत करी है, जो कि मुझे भी उतने अच्छे से नहीं समझता था पहले, जो जितने अच्छे से मैं अब समझने लगा हूँ। कोविड 19 में एक चीज हुई है, और वो चीज ये हुई है कि जब वो चालू हुआ तो चाइना ने लॉकडाउन करा। चाइना ने करीब 6 हफ्ते के लिए लॉकडाउन करा, मार्च के आसपास। नाउ चाइना ने तो लॉकडाउन करा, लेकिन हमारे जो राजनीति में काम करने और ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले लोग हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, इतने लो लेवल के हो गए हैं, इतने बेवकूफ हो चुके हैं, इतने सिंपल माइंडेड हो चुके हैं कि उन्होंने वो चाइना को कॉपी पेस्ट करने के सिवाय कुछ नहीं सोच सके। उसमें सिर्फ 2 या 3 एक्सेप्शन रहे। एक है ट्रम्प, जिसने कि लॉकडाउन करने का विरोध करा है, स्वीडन और ईस्ट एशिया की कुछ जगहें, साउथ कोरिया ने काफी अच्छा काम करा, जापान ने, सिंगापुर ने काफी अच्छा काम करा, इनफैक्ट चाइना ने भी अच्छा काम करा, क्योंकि उन्होंने 6 हफ्ते का लॉकडाउन करा और उसके बाद सब कुछ खुल चुका है। चीन में फैक्ट्रीज चालू हो गई हैं, लोग बिना मास्क के चीन में घूम फिर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, उन्होंने उस पर काबू कर लिया। लेकिन बाकी जगह पर बेवकूफियां इतनी ज्यादा हैं सरकारों में कि आप अगर हिंदुस्तान की सरकार देखते हैं, तो हिंदुस्तान में उन्होंने 4 महीने लोगों को बुरी तरह पीटा है, जो कि कोई कानून उसका समर्थन नहीं करता। उसके बावजूद हम आज हिंदुस्तान में हर दिन उतने नए केस पैदा कर रहे हैं जितना चाइना ने 2 महीने में टोटल बनाए थे। इतनी बुरी हालत है इन देशों की। तो इन्होंने कॉपी भी करा है बिना खुद के दिमाग का काम में लिए हुए, और उसके बाद उन्होंने उसको काबू भी नहीं कर पाए। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे समझ आने लगी है कि सरकारों की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। उसके पीछे कारण है, मधुसूदन जी, आप और मैं बात करते रहते हैं इस बारे में, डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि डेमोक्रेसी के कारण बेवकूफ से बेवकूफ लोग आते हैं सरकारों में। आपको अगर ये समझना है तो निर्मला, जो कि हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर है, और गोयल जो कि रेलवे मिनिस्टर है, उनके ट्वीट्स पढ़ी है। आपको मजाक, मुझे तो हंसी आती है, मजाक लगती है कि क्या इन्होंने ये मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो अब हो क्या गया है कि इस समय अमेरिका की हालत काफी खराब है, और अमेरिका दुनिया में पीस बनाता है। मैं और आप ये अमेरिका की बुराई कर सकते हैं कि अमेरिका के कारण लिबिया में ये हुआ, इराक में ये हुआ, जो कि सही बात है, लेकिन अमेरिका के कारण फिर भी एक पीस रहता है। और अमेरिका में 2 चीजें हो रही हैं। ट्रम्प दूसरे लोगों के इंटरनल, अंदरूनी अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, तो वो अपनी आर्मी बुला रहा है। उसका कारण यह है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें जो स्टेबिलिटी है, उनकी जो स्टेबिलिटी है उनकी, वो खत्म होने वाली है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान जो हैं, ये अगर हम सोचते हैं कि हमारी सरकारें, हमारी पुलिस और हमारी आर्मी अगर इन लोगों को अलग एक साथ रखती हैं या टूटने से रोकती हैं, वो सच नहीं है। उसके पीछे अमेरिका का डंडा है, जिसके कारण ये लोग बिहेव करते हैं।
अमेरिका कम, एक तो ट्रम्प इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में जो रेडिकल लेफ्ट है वो काफी तेजी में ताकत आ रही है उसके पास। उसके कारण यह है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होता चला जा रहा है इस समय। जब तक अगर ट्रम्प नहीं जीतता है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा अमेरिका में। इस हालत में, इस इकोनॉमी, अगर ये दुनिया की आप पॉलिटिक्स समझते हैं और इकोनॉमी समझते हैं, तो मेरे पास बहुत कम चारे बचते हैं। एक है, अगर मैं इन्वेस्ट करना समझता हूं तो मैं हो सकता है अमेरिका, कनाडा, कहीं भी इन्वेस्ट करूं, लेकिन खास तौर से जो सोसाइटी, जो समाज स्टेबल है वो ईस्ट एशियन समाज स्टेबल है। जापान, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया और चाइना भी को ये स्टेबल, ताइवान, ये एक वैसे समाज हैं जो कि 10 साल बाद बेहतर होंगे, ना कि खराब होंगे आज की तारीख में। लेकिन अधिकतर लोगों को समझता नहीं है कि इन जगहों पर कैसे आप इन्वेस्ट करें। तो आप ये मुझे बताइए कि जो इतना कैपिटल है, जो इतनी सेविंग्स है दुनिया भर की, वो कहाँ जाएंगी? और वो उसका कम से कम एक छोटा सा भाग सोना और चांदी में जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है इन दोनों की कीमतें बढ़ाने के लिए। दूसरी बात यह हो रही है कि दुनिया भर में खूब ये फिएट करेंसी जो है, जो कि मैं इसको मनी नहीं कहूंगा, जो आपका कागज के बिल हैं और कंप्यूटर्स के 0 1 नंबर्स हैं बैंक के अकाउंट में, ये मनी नहीं है, ये फिएट करेंसी है। ये इतनी ज्यादा बनाई जा रही है बिना प्रोडक्शन के कि सबको मालूम है कि महंगाई बढ़ेगी। तो आपके पास चारा क्या है? सोना और चांदी एक बहुत बड़ा भाग है। इसके पीछे इसका कारण है कि सोने चांदी की कीमतें काफी बड़ी हैं पिछले 1 साल में। राइट। सो आपने बहुत सही बात कही। जितना भी पैसा छापा जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा, अभी अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक ने तो ऐसा कह दिया कि अब हम इन्फ्लेशन को नहीं देखने वाले हैं, हमारा पूरा फोकस रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट पे। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट उन्होंने अभी रखा हुआ है वो 5-10 साल तक चलता ही रहेगा। दैट मीन्स वो इतना पैसा छापने वाले हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इंडिया की आरबीआई ने खुद कुछ 10 लाख करोड़ रुपए पिछले लॉकडाउन चालू होने के बाद वो उन्होंने छापे हैं ऑलरेडी। और अब तो मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है स्टेट को, लोकल स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप भी आरबीआई से पैसे बोरो करें। तो ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना या देखा कि स्टेट को कहा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारे पास आपको देने के लिए जीएसटी या कोई भी इनकम नहीं है, इसलिए अब हमने जो वादे करे हैं वो हम तोड़ रहे हैं फाइनेंस कमीशन में, अब आप खुद पैसा बोरो करें। तो अब आरबीआई को और पैसे छापने पड़ेंगे स्टेट्स के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो फिर ऑब्वियसली है कि गोल्ड की कीमतें बढ़ने वाली हैं। अजैन जी, अब आप हमें बताइए कि ये जो गोल्ड है उसका आप क्या रोल देख रहे हैं फ्यूचर में, जो वर्ल्ड की मॉनेटरी सिस्टम है जो इतना इंस्टेबिलिटी हो रही है, तो आप कहीं पे देख रहे हैं कि गोल्ड का कोई रोल हो सकता है ये जो पूरा वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम में अभी जो सब केओस चल रहा है उसमें? देखिए मधुसूदन जी, भविष्य को प्रेडिक्ट करना, भविष्य के बारे में बताना लगभग नामुमकिन है। राइट। मेरा काम ये नहीं है कि मैं गोल्ड क्या मनी बन सकता है इसके बारे में ज्यादा चिंता करूं। मेरा एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा रहता है कि क्या मेरे पास जो जमा पूंजी है खुद की, जो चीज मेरे खुद के कंट्रोल में है, मेरे कब्जे में है, क्या आज से 5 साल बाद उसकी जो कीमत है वो ज्यादा होगी या कम होगी? मेरा काम यह है कि जो मेरे पास है वो चीज ज्यादा कीमत की हो, ना कि कम कीमत की हो, यानी कि ज्यादा वैल्यू हो मेरे पास, ना कि कम वैल्यू हो। तो ये सोचकर मैं काम करता हूं। मुझे नहीं लगता कि सोना मनी बन पाएगी। ठीक है, उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। सोना चांदी पिछले 70-80 साल पहले तक मनी हुआ करता था। मेरे पास सिल्वर के कॉइन्स हैं, हिंदुस्तान के सिल्वर के कॉइन्स हैं। मेरे पास अरब समय के, मुगल समय के सिल्वर के कॉइन्स हैं। तो सिल्वर और
सोना जो है वो हिंदुस्तान का और दुनिया भर का मॉनेटरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा भाग रहा हुआ है। क्या 5 साल बाद चाइनीज करेंसी ले लेगी जगह यूएस डॉलर की? क्या कुछ और हो जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इस बोट से उस बोट के पहुंचने के लिए, यानी कि ये फियाट करेंसी जो कागज का के बेसिस वाली करेंसी है, से मैं अगर अपने आप को बचाना चाहता हूं, जो कि शिप डूब रही है और ये शिप पक्का डूबेगी, अगर मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, जो मेरी लाइफ बोट है वो सोना और चांदी है। अगर आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोना और चांदी आपके लिए बहुत जरूरी चीज है लाइफ बोट की तरह, आज से उस समय तक के अपने आप को बचाने के लिए। राइट, करेक्ट। सो ऑब्वियसली हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैंने सवाल इसीलिए पूछा बिकॉज वो पास्ट में रह चुका है और शायद हो सकता है कि वो वापस लाने से थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आए और इकोनॉमीज जो बर्बाद हो चुकी हैं वो फिर से ग्रो कर पाए। बट एनीवे इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, और वैसे भी प्रेडिक्शन करना बिजनेस तो बड़ा ही डेंजरस रहता है। जैन जी, अब हमें आप बताइए कि आप तो गोल्ड माइनिंग कंपनियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो पूरा माइनिंग इंडस्ट्री है। मीजिस इंडिया पे अभी आपने एक लेटेस्ट आर्टिकल भी पब्लिश किया है इंडिया के माइनिंग सेक्टर के बारे में। तो ये गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड है, उसमें तो जितने भी भारतीय हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, पर ये जो पूरा एक फील्ड है कि जो गोल्ड माइनिंग कंपनियां हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट का क्या है स्कोप और आपके क्या व्यूज हैं, वो थोड़ा जरा आप हमें बताइए। तो मधुसूदन जी, मैं अधिकतर लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको नहीं समझती जो चीज, उसमें आप अपना हाथ ना लगाएं, क्योंकि संभावना ये है कि जिनको समझती है उनकी जेब में आपका पैसा चला जाएगा। तो मैं बहुत खुश रहता हूं जब एक आम आदमी गोल्ड माइनिंग सेक्टर में आता है या स्टॉक मार्केट में आता है, क्योंकि उसकी जेब का पैसा ऑटोमेटिकली मेरे जेब में कानूनी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरा सजेशन, मेरी आपको राय यह है कि उस चीज में हाथ ना लगाएं जो आपको समझता नहीं है। गोल्ड माइनिंग जो होती है वो गोल्ड नहीं है, वो बिजनेस है। उसको बिजनेस की तरह देखें, और इस समय में अगर गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन आज की तारीख में जो कि मैं उस बिजनेस को देख रहा हूं, मैं उसको गोल्ड, आज की गोल्ड प्राइस के हिसाब से देखूंगा। अगर मुझे गोल्ड का फ्यूचर, गोल्ड का भविष्य अच्छा दिखता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं मधुसूदन जी, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस बारे में। मार्केट को हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश जब करते हैं तो हम हारते हैं, ना कि जीतते हैं। मैं गोल्ड को इंश्योरेंस की तरह खरीदता हूं, और मैं गोल्ड को ये सोचकर खरीदता हूं कि हो सकता है इसकी कीमतें बढ़े, लेकिन खास तौर से इंश्योरेंस की तरह खरीदता हूं। अब तो गोल्ड माइनिंग में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो बिजनेस की तरह देखता हूं। इस बीच में अगर मेरी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है, मेरी मेरी मतलब जहां पे गोल्ड माइन है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है गोल्ड की कीमतें के कारण। लेकिन वो एक, जैसा इंग्लिश में कहा जाता है, क्रीम ऑन लेग ऑन केक, एक मुफ्त की चीज है, फ्री क्रीम ऑन केक। और बहुत खुश हूं मुझे जब भी मुझे कुछ मुफ्त का मिलता है, मुफ्त की कीमत, मुफ्त का वैल्यू मुझे मिलती है। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी चीज होती है वो। राइट, जो आप जिसको विंड फॉल गेम कहते हैं, मेरे हिसाब से मुफ्त का तो नहीं कहेंगे बिकॉज आपने बहुत मेहनत मेहनत करी हो, करी जी हाँ, है या उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। राइट, सो जैन जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि सोने चांदी की एक इंडिविजुअल के लिए और एक इकनॉमी के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है, और क्यों सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। और गोल्ड माइनिंग के बारे में भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जैसे आपने बोला कि पहले उस सेक्टर को पूरी तरह से समझ लें बिल्कुल। और तभी उस चीज़ में हाथ डालें, नहीं तो हाथ जलने के पूरे चांसेस हैं। तो अब आखिर में अब आप हमें अपना एक ओवरव्यू दीजिए, और कुछ एडवाइस आपको देनी है भारतीयों को या दुनिया के लोगों को। आप घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में,
तो आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आप ऑलरेडी बता ही चुके हैं, और क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे कुछ अ, वर्ड में? तो मधुसूदन जी, एक हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका नेबर है, आपका पड़ोसी है, क्योंकि उसकी नजर रहती है आपकी जेब पर। वो जो आपका अधिकतर जो आपके दोस्त और आपके पड़ोसी हैं, वो आपको गंदी नजरों से देखते हैं, उनको आपसे ईर्ष्या होती है। जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर है, उसको आपके बारे में मालूम नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बेहतर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। मेरा जो खास दुश्मन है वो पाकिस्तान और चीन नहीं है, मेरा जो खास दुश्मन है वो मेरी खुद की हिंदुस्तानी सरकार है। हिंदुस्तानियों को ये समझना चाहिए कि उनका जो सबसे बड़ा डर है वो उनकी खुद की पुलिस और उनकी खुद की सरकार से है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और मुझे कोई तरीका नहीं लगता कि किस तरह वो इस अर्थव्यवस्था से निकल पाएगा हिंदुस्तान। उसके पीछे कारण यह है कि हम जो संस्थाएं हैं वो चला नहीं सकते, ना सुधार सकते हैं, और हम उनको बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था हमारी सुधरेगी नहीं। कानूनी व्यवस्था बहुत बिगड़ने वाली है, क्योंकि 10 करोड़ लोग जो हैं अब भूखे जा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया और उसके कारण इकोनॉमी बिगड़ गई। अमेरिका, जो कि हिंदुस्तान से 30 और 40 गुना अमीर देश है पर कैपिटा के हिसाब से, उसने भी उतना बड़ा लॉकडाउन नहीं करा जो कि हिंदुस्तान ने करा। मैं अमेरिका में हूं, मुझे कोई पाबंदियां नहीं है, मैं बाहर जा सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं है, मैं रेस्टोरेंट जा सकता हूं, मैं कॉफी शॉप जा सकता हूं, लोगों से मिलने में मुझे रोक टोक नहीं है। तो हिंदुस्तान की व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है, बैंकिंग व्यवस्था बहुत बिगड़ने वाली है। तो मेरा सजेशन लोगों के साथ यह है कि अपना प्रोटेक्शन, अपनी वेल्थ का प्रोटेक्शन आज करना चालू करें, और ये समझें कि आज की तारीख में हिंदुस्तान सरकार, जहां तक मुझे मालूम है, करीब $2,50,000 हर साल हिंदुस्तान के बाहर इन्वेस्ट करने का कानून है। तो आप कानूनी तरीके से अपना पैसा दूसरी करेंसी में रख सकते हैं, डिक्लेयर करिए लेकिन रख सकते हैं। तो अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करिए, जो कि मेरा सजेशन है। समझिए शांत भाव से कि मेरा दुश्मन चीन नहीं है। जाइए चीन एक हफ्ते भर के लिए। चीन एक बहुत अच्छा देश है, चीनी खुले दिमाग वाले लोग हैं और एक डेवलप्ड कंट्री है हिंदुस्तान के मुकाबले। समझिए, चीन से ईर्ष्या मत करिए, चीन को समझने की कोशिश करिए ताकि आप चीनियों जैसे बन पाएं। राइट, ओके जयंत जी। सो आपकी ये इतनी वैल्यूएबल एडवाइस और सजेशन जो है, आई होप हमारे दर्शक मित्र कान पे लेंगे और उस पर थोड़ी एक्शन करेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आपका फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए जयंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शक मित्रों के साथ इतनी इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए शुक्रिया, और आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मधुसूदन जी।